हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम पास करवाने की बहुत जल्दी में है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसको हुकूमत के मुख्तलिफ लोग तो बता रहे हैं कि आइन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी आप तफसील पढ़ें तो बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम करने के लिए ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी यही बार बार कहा जाता था कि अदालती निज़ाम की इसलाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बंदयाल जैसे जो जजेस हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल कर दिया, अब हमने अदालत को ठीक करना है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिश ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनाया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, जो रहनी चाहिए थी एक आला अदालत के पास इख्तियार और ताकत, वो हमने मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया। इसी तरीके से 191 की जो प्रोविजंस थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। अब इस तरमीम 27वीं के अंदर फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दिल के बहुत करीब था। ये वो उस वक्त की अदालतों को कहती थी कि चमक के तहत फ़ैसले करती हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। और उस वक्त वो कैंगरू कोर्ट्स इसलिए कहती थी कि IJI और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट बैक ग्रुप्स थे उसके तहत वो फ़ैसले ऐसे अदालतों से आते थे कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लग जाता था। और नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जिस ज़माने में करीब होते थे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल के साइकिल थे, कभी वो करीब होते थे, कभी वो जेल में या पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो उस वक्त उनको वो अदालतें सपोर्ट करती थी। तो वो कैंगरू कोर्ट्स उसको भी उन अदालतों को कहती थी। उस वक्त आइनी अदालतों का भी तसव्वुर वो लेकर आई कि ये होना चाहिए ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ मिले, जो असल केसेस हैं वो सुने जा सकें। लेकिन आजकल की सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत आगे जा चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा अभी कहना बहुत ही कबल वक्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आई थी। PTI उससे बहुत शोर मचाया। मौलाना फजल रहमान जो थे उनके यहाँ बैठक सजती रही। मौलाना ने उस वक्त अच्छा प्ले किया, लेकिन एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर मौलाना को भी मैसेज दिया गया कि या तो फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ हम तुम्हारे बगैर ही ये तरमीम पास कर लेंगे। 1 या 2 बंदे चाहिए तो वो कि JUI के हों या किसी और पार्टी के हों, वो मैनेज किए जा सकते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। तो मौलाना साहब अल्टीमेटली जो थे वो उस हार्ड लाइन से पीछे हट गए। PTI वाले बार बार इमरान खान की इजाज़तनामा लेने जाते थे। PTI ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सियासत नहीं की। उन्हें पब्लिकली कुछ इश्यूज़ के ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जिसमें आइनी बेंच के ऊपर भी उन्हें पोजीशन इख्तियार करते हुए अंदर एक फ्रीक बनना चाहिए था। लेकिन वो पहले तो मुशावरत में शामिल रहे, मौलाना के ज़रिए मिलते भी रहे, आते भी रहे, जाते भी रहे, फाइनल स्टेज पर पीछे हट गए। अब शायद उनका वो वेट नहीं होगा। वेट इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत उसके बगैर ये तरमीम कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी पास करवा के आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है? मैं पहले भी बार बार चीज़ एक दोहराता हूँ, आज फिर दोहराऊँगा कि NFC अवार्ड जो इसी तरमीम के अंदर एक हिस्सा है, वो आज कर लें, 6 माह बाद कर लें, साल बाद कर लें, वो हमें करना पड़ेगा, नागुज़ीर है। करना क्यों पड़ेगा कि आपने सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो कचरे के डब्बे के ऊपर भी अपनी तस्वीरें छाप के वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वफाक की पोजीशन ये है कि जो डेट सर्विसिंग और डिफेंस का ख़र्चा है वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमारा बजट डेफिसिट हर साल होता है, उतने ज़्यादा हम बैंकों से कर्जा उठाते हैं। 7-8 हज़ार अरब रुपया हर साल हम बैंकों से उठाते हैं, 10-12 हज़ार अरब रुपया सूद की मद में अदायगी करते हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो वफाक को हमेशा कंगाल करके रखेगा और सूबों के पास अजाफी वसाइल होंगे जिसकी वो क्वालिटी स्पेंडिंग नहीं कर रहे। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, और उसको आप टाल भी नहीं सकेंगे। आपको नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनली कितनी दफ़ा कौमें आएंगी या IMF या वर्ल्ड बैंक के पास आप जाएंगे और आपको बेल आउट करेगा। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें अदालतों की आज़ादी शामिल हो, 243 की जो प्रोविजन शामिल हो, इसके ऊपर ऐसे इश्यूज़ हैं जब तक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो आप कर तो गुजर सकते हैं, कर गुजरेंगे आप, लेकिन क्या आप संभाल पाएंगे उसके बाद, ये एक बड़ा सवाल है। तो जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में, उनसे पूछे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ PTI को कट टू साइज़ भी किया जा रहा है और PTI के अंदर से ही एक नई किंग्स पार्टी भी सामने आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सारा कुछ इसी महीने होगा और हमारे सामने महीने के आखिर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें पता चलेगा कि सियासत पहले से महफूज हुई है या पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और सेनेटर फैसल वोडा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
मैंने वैसे मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूं जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा भी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूँगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए हैं, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया, कौन सा ड्यू प्रोसेस कि जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे, उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास। अलामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी, लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया जी। सर, मैं उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत की बात की जा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? ऑलरेडी पहले जनरल डिस्कशन था जब 26 अमेंडमेंट बनी थी। हेलो जी 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 सर, जब ये 26 आईनी तरमीम आई थी उस वक्त इसका तो उसमें भी ये आईनी कोड का ही जिक्र था और आईनी कोड कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस के साथ उस वक्त 26 अमेंडमेंट आई थी कि चले अगर को फुल कोड नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट कोड नहीं बन सकती, तो फिलहाल आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, लिहाजा बेंच हो गया। अब ये देखें, फेडरेशिएट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और इंडिपेंडेंट कोर्ट है। इसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो इसका मतलब है कि पब्लिक लिटिगेशन जो है वो इलादा हो जाएगी और आईनी मामला जो है वो इलादा हो जाएंगे। इसके बनने में तो कोई इतराज नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए, ताकि वो सारी चीजें देख के बाकी मामला जो हैं उनमें हमें किसी पे एतराज भी है। लेकिन आपको एतराज किस पे है? हम एतराज ये है कि वो जो मैजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जुडिशियल पावर, उस पर हमें एतराज है। इसलिए कि ऑलरेडी जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं तो सारे इख्तियारात, जब पहले सेपरेशन हुई थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये उसी तरह रहना चाहिए। और सर, उसके अंदर NFC अवार्ड का 243 का भी जिक्र है, उसके ऊपर आप ओके हैं, खुश हैं?
नहीं सर, वो मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, मुझे डिटेल का नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज प्रेस रिलीज इशू की है गवर्नमेंट को, हमने ये जिक्र किया है कि आप हमें शेयर करें ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब। वॉट सर, ये नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है सर? नवंबर के महीने में सर्दियां हैं, जैकेट्स निकल आई हैं। आपके वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो मकई मिलती है ऑपोजिशन के लिए। आज बर्फबारी शुरू हो गया, आज पहला आगाज हो गया, तो मुझे लगता है कि गोलाबारी, अब गोलाबारी शुरू होने वाली हम इसको बर्फ में कराची वाले गोलाबारी कहते हैं। हम तो देखते नहीं ना कराची के अंदर। है। गोलाबारी का शिकार कौन होगा सर? क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल जब ओले पड़ते हैं ना, वो गोलाबारी की तरह ही पड़ते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस्लामाबाद में वो वाले ओले पड़ने वाले हैं दोबारा, जिससे गाड़ियाँ टूट सकती हैं। मैं तो समझा कि ओले पड़ चुके हैं, अब तो सिर्फ समेटने की बारी आ रही है। नहीं सर, अभी और एक फेज आने वाला है। एक स्पेल होता है ना, वो चलता है, आज आया नहीं, 2 दिन बाद वो दोबारा आया। स्पेल जिसकी आप निशानदेही करें 25 नवंबर की, उसमें ओलों के साथ इतने फटेंगे सर कि आप सोच नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम ना हो कि एक प्रेसिडेंट, एक पार्टी, जैसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था मजहबी तरीके लब्बैक, उसको बैन कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और पार्टी इस तरह की बैन कर अगर जाए। 26 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद आई तो वो भी टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएगी। देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक ज़बान में बात नहीं करूँगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपने मुस्बत पॉलिटिक्स करनी है, आपने केपीके के लोगों की खिदमत करनी है, या 13 साल में आपने वहाँ ये बताना है यहाँ कोई चोरी नहीं हो सर रही। मुस्बत कौन डिफाइन करेगा? क्योंकि आमतौर पर ना, मैं अब कोई 35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो जो बंदा ताकतवर होता है ना, उसकी कौमी मफाद की और मुस्बत की एक अपनी डेफिनेशन होती है। मतलब बाजवा साहब भी हमें बताया करते थे मैं मुस्बत आपको रिपोर्टिंग उसी कैसे होती मुस्बत और कौमी धारे की बात कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं उसी बिल्कुल, मैंने कहा कहीं भाव में रह जाए, हम सेम पेज पे ही हैं। सेम पेज पर, हाँ, सेम पेज पर ही हैं। तो वो लेकिन- मुस्बत उस हिसाब से लेकिन सही मैं होनी बताऊँ, चाहिए। ऐसा देखें, अगर हम ये बात करते थे कि ये पार्टी चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सूबे में काम नहीं हुआ, तो अब तो सभी चोर हैं। अब सभी चोर हैं। केपीके में 13 साल में आपने सड़कें देख ली, अस्पताल देख लिए, स्कूल देख लिए, कॉलेजेस देख आप लिए। नून वहाँ लीग और चोरी पीपल्स चल पार्टी रही- को भी साथ ही शामिल किया। नहीं, ये कहते थे ना। अच्छा। तो अब तो ये कहने के काबिल नहीं रहे ना। यहाँ सारे सूबों में ज़्यादा चोरी हो गई, यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, यहाँ माल बनाने का गेम ज़्यादा हो गया, यहाँ स्कूल कॉलेज 13 साल तो यहाँ है ना। हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं सिंध में आपने रोडें नहीं बनाई, तो यहाँ 13 साल रहा। यहाँ तो मैंने नहीं सुना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो कि यहाँ सड़कें नहीं बनती केपीके में, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ बुरा हाल है, बेहाल है लोग। क्या वहाँ मिला केपीके के लोगों को? ठीक है, अच्छा, पॉपुलैरिटी का मतलब ये तो नहीं कि सड़कें मिल गई, आम आदमी की सर जहाँ से आपने जुमला स्टार्ट किया था वहीं आपको लेके जाता हूँ। आप कहते हैं 26 नवंबर को अगर पीटीआई वाले उसी तरीके से पिछली 26 नवंबर की तरह इस्लामाबाद आए, तो जो 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन ये है कि फेंटा तो लगेगा ही लगेगा, हाँ, ये तो आपका 100% है कि फेंटा तो 100% है। हाँ, तो और वो दूसरा वाला ऑप्शन ये है, वाला ओले जिसमें गाड़ी के बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशे शीशे टूट गाड़ी के जाते हैं। शीशे टूटे थे। तो वो वाले ओले भी फट सकते हैं। आपने यूज दी वर्ड कि वो वाले ओले फट सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर फट सकते हैं। इसमें कोई इबाहम ना रखे। और थर्ड आपने बोला कि वो जैसे टीएलपी को बैन किया गया, अगर वो काबू नहीं आएंगे तो या टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएंगे, तो या मैंने कहा बैन का भी ऑप्शन है और गवर्नर राज राज लगा के भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो है गवर्नर तो ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शन हैं, या बैन कर दें। ऑप्शन है, आपके ख्याल में इधर तो नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में चीजें। एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना इज ए नॉर्मल फंक्शन? अगर पॉलिटिकल, अगर सर मैं आपने मुझे शो पे बुलाया हुआ है, मैं अभी आपके यहाँ बंदूकें खोल दूं, गोलियां चला दूं, आपके कैमरामैन को गोली मार दूं, मुस्तफा को टांग तोड़ दूं, आपके गिरबान को पकड़ लूं, आग लगा दूं, तो आप क्या कहेंगे? सर ये आप इजाजत है? सर आप क्योंकि आप मैं कर सेनेटर हूं। सकते हैं, आपके पास बंदूक भी होती है, तस्वीरें शीरें आपकी माजी में आती नहीं है, तो तो आपसे गाड़ी में बच भी के है रहना सर। पड़ता है। अभी पड़ी हुई है ना? हाँ हाँ सर, वो तो हिस्सा है सर, वो तो इसकी गाड़ी में पड़े हुए हैं। हम तो खुली बात करते हैं सर, अब अच्छा लगे बुरा सर लगे। नवंबर के महीने में होगा क्या, ये बता दें, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत इवेंटफुल महीना है, ये इसमें काफ़ी कुछ होना है। तो आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको सीरीज बताता जाऊँ। आप बताएं सर, क्या होगा? आप बताएं कौन सा सवाल आपको है? मुझे तो बहुत सारे बस वो एपिसोड है ना, आप बताएं। इमरान खान का क्या होगा? इस साल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगले साल में क्या होगा? अगर यही सियासत रही मनफी, गोले बारूद, बदमाशी, गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ की, तो कुछ नहीं होगा, और मुझसे मखड़े हो जाएंगे, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और तकलीफों में जाएंगे, वो जो मैं नहीं चाहता कि होना चाहिए सर। और पीटीआई के अंदर से एक नई पीटीआई किंग्स पार्टी बने जा सर नहीं, देखे मैं आपको बताऊँ, उसमें मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बड़ी दोस्ती निभाई है। आज भी पावर कॉरिडोर्स में पीटीआई के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स में है, उनके साथ भी मैं दोस्तियाँ निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्ती अपनी निभाता हूँ। नई किंग्स पार्टी बनने वाली है?
देखिए सर, मैंने 8 महीने पहले कहा था सेनेट के बाहर एक जीरक सियासतदान पर नज़र रखिएगा, वो आपने देख लिया, वो बात हो गई। लेकिन सर ये फ्लॉप शो है और इसमें कुछ नहीं होना, और ना पीटीआई का रिप्लेसमेंट ही इमरान खान है, इमरान खान का रिप्लेसमेंट ही पीटीआई, ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें तो शाह महमूद की सरबराही में कोई पीटीआई का नया ग्रुप नहीं बन सकता, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, लेकिन ग्रुप तो बन जाएगा लेकिन उसका वजन नहीं होगा। देखिए 9 मई के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह है, इसमें क्लैरिटी रखें। उमर चीमा है, शिबली फराज है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अच्छे चेहरे हैं, जो अच्छे हैं, प्रॉब्लम में हैं लेकिन अच्छे चेहरे। उमर चीमा और शिबली फराज अच्छे चेहरे हैं तो जेल में क्यों है? देखिए वो तो अब उनको अपना केस फाइट करना है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई दफ़ा आप अगर मुझसे आप पूछें 15-16 साल की जो लाइफ उनके साथ मैंने गुजारी है, मैं तो शिबली फराज को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, और उमर चीमा को भी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ। इसमें मेरी दो राय नहीं है इसके अंदर। सर फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना। देखिए सर, मेरा ख्याल है जब ट्रायल होगा तो उनको छूट जाना चाहिए। तो फिर ट्रायल होगा तो तब 2 साल से तो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ट्रायल करवा दें, उनका क्या है? 14 साल जदाई साहब ही रहे थे, ट्रायल हो गए हैं, सजाएं हो गई हैं 10 साल, और सजाएं जिस एविडेंस की बुनियाद पे हुई हैं, सॉरी पुलिस वाले कि वो एक पुलिस वाला छुपा हुआ था मेज के नीचे और उसने सारी साजिश सुनी और उसकी बुनियाद पे सजाएं हो गई। सर वो तो ये अगर एविडेंस होगी, देखिए प्रोसिक्यूशन जो थी उसके ऊपर एतराज, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन हुई है 9 मई को बहाना बनाकर इतने लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हुई है कि जिसके बाद फिर उसकी जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती। अभी भी मेरे भाई ने जो बात की कि जी फेंटे के लिए तैयार रहे, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो अब एक कल्चर बन गया है कि जिसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में डंडा हो और मैं अपने मुखालिफ का बस फेंटे पे फेंटा लगाऊं। ये दायरों का वो सफर है। 90 की दिहाई के अंदर हमने ये फेंटे वाली सियासत देखी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे। हमने सियासत को वापस अपनी जगह पर लेकर आना है और उसके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसमें हम फेंटे वाली गुफ्तगू से बचे। सर नहीं जिसके अंदर नहीं बच सकते, अगर नहीं बच सकते और फिर सारा निजाम फ्रैंकली आज ये जितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 की जो बातें हो रही हैं उसके 2 हिस्से हैं मलिक साहब। सर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये 3 जमातें बराबर की 33% तीनों का हिस्सा दे दें तो 99% इनके हिस्से में आएगा। तीनों बराबर की इस फेंटे वाली सियासत की जिम्मेदार है। तो ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा ना। एक बेनिफिशियरी और 2 जमातों ने तो इसकी कीमत जब अदा की तो उसके बाद वो 2006 में बैठे और उन्होंने आपस में एक मिसाक जमहूरियत सुधरे नहीं, ये बात ठीक है। वो दोनों जमातें, नून वोट को इज्जत दो, मिसाक जमहूरियत, पीपल्स पार्टी, सारे पीछे हट गए। अगर आज हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हम सियासी मुखालिफ आपस में जरूर रहेंगे लेकिन सियासी दुश्मन नहीं बनेंगे। यही फॉर्मूला है, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आज मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है। इस टर्मोइल की वजह से आपके लोग जवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी दगरगू हालत में है, आपके पास बेरोजगारी की इंतहा है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक नहीं खत्म करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके मुल्क में। फॉरेन कंपनीज आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको छोड़ के जा रही हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसके अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं? सर वो तो एक फंडामेंटल अब ये रियलिटी है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए वायबल बिजनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है, टैक्स रेट्स इतना ऊपर चले गए। ये सारा इसी वजह से है मलिक साहब कि हम पाए का साइज नहीं बड़ा कर सक रहे। अभी अगर हम एनएफसी की बात करते हैं जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज वफाक ने अगर अपना मुकदमा सूबों के सामने रखना है तो वफाक पहले यह बताए अपनी शाह खर्चियां कम की हैं। सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाए, वजीर आजम का हाउस का बजट बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह बढ़ जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ जाए, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ जाएं, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ जाएं, आप 1000 अरब रुपए से ऊपर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में जाया कर दें और फिर कहें ओ नहीं हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो सूबों का हिस्सा भी ले लो उनसे। ये बात कोई नहीं मानेगा। आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा कि आप फिस्कल डिसिप्लिन के लाने के लिए सीरियस हैं। आप बैंकों से कर्जा लेना छोड़ें, वो आप खत्म कर नहीं रहे। कोई बड़ी रिफॉर्म इनिशिएटिव ले ही नहीं सकी, रिफॉर्म है ही नहीं और वो कर भी नहीं सकेंगे। और फिर जो बाकी मानदा जो निजाम है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। अब ये जो 3 बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फिर उसके साथ जो जुड़ी बात है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट के, और फिर उसके साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी जो है ये अंग्रेज के दौर का कानून था। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी में होगा क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इख्तियार मिल जाएगा? इख्तियार मिल जाएगा कि किसी भी शख्स को अंदर कर दें। बिल्कुल। अंग्रेज के दौर के अंदर यह कानून था कि क्योंकि उन्होंने एक रियाया के ऊपर हुकूमत करनी थी, तो रियाया को किसी भी वक्त कोई शख्स भी अगर कोई बात ऐसी करता है जो ताजे बरतानिया के लिए मुवाफिक नहीं है तो उसको अंदर कर दें। तो हम रियाया तो नहीं है। और आपका आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है
वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कि किसी इदारे के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मतलब अनान बन जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 175(3) है। ये भी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे हारून साहब, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के हवाले से यही बात की। फिर आप जब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स करेंगे जजेस की, उनको डीसी एसी की तरह उठा के किसी को कोयटा फेंकेंगे, किसी को आप पेशावर फेंकेंगे, तो उसको तो हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि ये मेरे साथ होगा क्या, तो मैंने तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डगड़ा लगाने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं मलिक साहब, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल उम्र रख रहे हैं, टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जजेस के लिए